ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था मास, वेट एंड डेंसिटी। एक्चुअली में मैंने इसको यूनिट नाम दिया था, क्योंकि इसके अंतर्गत भी हम लोग ढेर सारे तरह के चैप्टर पढ़ते। ये यूनिट था 03 और इस यूनिट में हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। हम इस यूनिट में सर एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स पूरा कर चुके, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आप जरूर देखिएगा उसको। अब आपका जो तीसरा वाला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बच्चा फ्लूइड डायनेमिक्स। तो आप हेडिंग डालेंगे, नए चैप्टर डालेंगे जिसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 03। अब ये डायनेमिक्स क्या है, पहले इस बात को समझो, फिर हम लोग डायनेमिक्स में आते हैं। बच्चा, जब भी कभी आपसे कहा जाता है कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, कहना ये साइंस की वह शाखा है या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उन द्रवों का अध्ययन किया जाता है जो गति में होते हैं। मतलब वो सारे के सारे द्रव जो गति में होते हैं सर, जो मोशन में होते हैं, उन द्रवों का अध्ययन किया जाता है किसमें, कहना फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो फ्लूइड डायनेमिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कह सकते हो कि किसका अध्ययन करते हैं सर, जिसमें अध्ययन करते हैं हम लोग गति वाले लिक्विड का, जिसमें लिक्विड गति करता है, मोशन में होता है। बताइए, बात सबको क्लियर है ना। अब इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना होता है सर, इसकी जो सबसे मेन हेडिंग होती है वो होती है बर्नौली की प्रमेय। आपको पता है कि बर्नौली की प्रमेय किसी बहते हुए द्रव के लिए अप्लाई होती है, सबसे पहले हमें वही पढ़ना होगा, है ना। तो चलो फिर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की पहली हेडिंग क्या है। तो आप लोग सब के सब हेडिंग डालोगे बर्नौली की प्रमेय यानी बर्नौलीज थ्योरम। ओके, चलो आप बहुत ध्यान से सुनना, सब चीजें आप भूल जाइए, बस जो मैं आपको बता रहा हूं पहले उन बातों को सुनिए। सर, बर्नौली की प्रमेय को समझने के लिए देखिए मैंने यहां पर एक पाइपलाइन बनाई। बर्नौली की प्रमेय को समझने के लिए देखिए मैंने यहां पर एक क्या बनाई सर, मैंने एक यहां पर बनाई है पाइपलाइन। सर, ये मैंने एक पाइपलाइन बनाई, पाइपलाइन के साथ साथ मैंने यहां पर एक लाइन खींची, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। एक्चुअली में इस लाइन को हम लोग बर्नौली की थ्योरम पढ़ते समय बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस लाइन, आधार रेखा। तो मैंने एक बेस लाइन बना दी और ऊपर एक पाइपलाइन बना दी। ये पाइपलाइन, पाइपलाइन में मैंने दो सेक्शन बनाए हैं, मतलब दो एरिया लिए, एक 1 और दूसरा वाला एरिया क्या है 2। मैंने पाइपलाइन में दो एरिया ले लिए, एक को 1 बोला है और एक को क्या बोला है 2। ये पहला एरिया और भाई साहब ये मेरा हो गया दूसरा एरिया, पहला एरिया दूसरा एरिया। ये जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है बच्चा, इन सेक्शन की जो ऊंचाई है, इन सेक्शन की जो ऊंचाई है, 1 वाले सेक्शन की ऊंचाई तो मैंने Z1 कह दिया और ये जो 2 वाला सेक्शन है, इस 2 वाले सेक्शन की ऊंचाई तो मैंने Z2 कह दिया। सुन रहे हैं सब लोग? 1 और 2 वाले सेक्शन का एरिया भी अलग अलग है। एरिया अलग अलग होने से इन सेक्शन पे जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। 1 वाले सेक्शन पे वेलोसिटी v1 माना है और 2 वाले सेक्शन पे वेलोसिटी मैंने v2 माना है। 2 वाले सेक्शन पे वेलोसिटी क्या माना है? v2। साथ साथ मैं एक और काम कर रहा हूं, 1 वाले सेक्शन पे प्रेशर P1 मान लेता हूं और 2 वाले सेक्शन पे प्रेशर P2 मान लेता हूं। तो मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में 2 सेक्शन माने, अर्थात 2 एरिया माने, 1 2। 1 वाले सेक्शन पे वेलोसिटी v1, 2 पे v2, 1 वाले सेक्शन पे प्रेशर P1, 2 पे P2 है। 1 वाले सेक्शन की डेटम लाइन या बेस लाइन, डेटम लाइन बोलो चाहे बेस लाइन बोलो, वो चाहे h1 और 2 वाले सेक्शन की h2 बनी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि बर्नौली की प्रमेय क्या होती है। तो बर्नौली की प्रमेय का स्टेटमेंट ये होता है कि बहते हुए द्रव की सभी ऊर्जाओं का योगफल नियत होता है। बहुत ध्यान सुनना, बहते हुए द्रव की सभी ऊर्जाओं का योगफल कैसा रहता है? नियत रहता है। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब कोई भी द्रव बह रहा है तो उसके अंदर जो भी ऊर्जाएं होंगी सर, सारी ऊर्जाओं का योगफल हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। सभी ऊर्जाओं का योगफल कांस्टेंट रहता है। तो कहा कि बर्नौली थ्योरम में सारी ऊर्जाओं के योगफल कांस्टेंट, मैंने कहा बिल्कुल। तो आप बताओ तो सर, कौन कौन सी ऊर्जा होती है बर्नौली थ्योरम में? बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जा होती है? तो बच्चा मेरे, बहते हुए द्रव में 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है सर? सबसे पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है प्रेशर एनर्जी और तीसरी होती है सर, देखो, एक होता है काइनेटिक, एक होता है पोटेंशियल, जिसको आप स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और एक एनर्जी होती है सर प्रेशर एनर्जी। एकदम ध्यान सुनना कायदे के साथ। बहते हुए द्रव में 3 तरह की ऊर्जाएं होती है। कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है? एक
गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है और दाब ऊर्जा होती है। बच्चा 3 तरह की ऊर्जाएं होती है। अच्छा, ये 3 तरह की ऊर्जाओं का मान क्या है? तो तीनों तरह की ऊर्जाओं के मान निकालते समय आप लोग को पहले एक बात समझनी चाहिए। समझनी ये चाहिए कि जब भी कभी कोई द्रव बहता है तो लगातार पानी फ्लो हो रहा है। तो जब भी कभी पानी का फ्लो लगातार होता है तब हम लोग कभी भी टोटल एनर्जी की बात नहीं करते, कभी भी टोटल एनर्जी की बात नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनना। देखो, जब भी कभी कोई भी काम लगातार होता है, जैसे कि मान लीजिए स्टेशन के आसपास वाली जो दुकानें होती है, कभी गौर से देखिए तो स्टेशन के आसपास वाली जो दुकानें होती है वो 24 घंटा खुली रहती है। तो वो दुकान वाले से पूछे कि भैया ये बताओ कि 24 घंटे में कितनी कमाई करते हो, या यूं कहिए कि उससे पूछा जाए भाई बताओ कितनी कमाई हो रही टोटल। कमाई जैसे ही काउंट करने जाएगा, काम तो खत्म हुआ ही नहीं, बेचना तो जारी है। तो पता चला 10 रुपए के किसी ने मसाला ले लिया, केसर दे दो, पान मसाला दे दो, तो उसकी कमाई में 10 रुपए और जुड़ जाएंगे। तो बच्चे, जो काम लगातार होता है कभी भी हम लोग उसकी टोटल वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि काम तो लगातार हो रहा है। तो लगातार काम होने में हम हमेशा एक फिक्स कर लेते हैं टाइम पीरियड। 1 दिन की कमाई बताओ, 1 घंटे की बताओ, 6 घंटे की बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब द्रव बहता है तो हम कभी भी टोटल ऊर्जा नहीं बता सकते, क्योंकि जैसी टोटल ऊर्जा बताने जाओगे थोड़ा सा और द्रव बह जाएगा। तो जब द्रव बह जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगी, है ना। तो जब भी कभी हम लोग यहाँ पर एनर्जी की बात करते हैं तो 3 तरह से एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। पहला जो टेस्ट होता है वो होता है पर यूनिट वेट की एनर्जी, पर यूनिट वेट। दूसरा होता है पर यूनिट मास की एनर्जी और तीसरा होता है पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी। 3 तरह की ऊर्जाओं की बात करते हैं और तीनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए। सर, गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। लेकिन मुझे ऊर्जा क्या बनानी है? पर यूनिट वेट की ऊर्जा, और वेट का मतलब होता है mg। सर, मैंने वेट mg से भाग करा दिया, तो जैसे ही mg से भाग करा दे रहे तो v स्क्वायर बटे 2g। सर, v स्क्वायर बटे 2g, ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। बताइए, बात सब लोग क्लियर है? v स्क्वायर बटे 2g। सर, पर यूनिट मास की एनर्जी चाहिए तो मुझे मास से डिवाइड करना पड़ेगा, समझो बात को। पर यूनिट वॉल्यूम की चाहिए, सर मुझे वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब भी कभी हम लोग टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो हम 3 फॉर्म की बात करते हैं, पर यूनिट वेट की, पर यूनिट मास की, पर यूनिट वॉल्यूम की। अब मैं आपको फॉर्म बताता हूं। सर, पर यूनिट वेट की जब भी कभी बात करते हैं तो पर यूनिट वेट में क्या होता है? सर, पर यूनिट वेट में गतिज ऊर्जा आती है v स्क्वायर बटे 2g। अरे मैंने निकाल के दिखाया ना, हाफ mv स्क्वायर, mg से भाग करोगे, m से m कैंसिल, v स्क्वायर बटे 2g बचेगा। सर, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? वैसे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, क्या फॉर्मूला होता है जब ऊंचाई में जाते हैं? mgh। लेकिन अगर mg से भाग करा दो सिर्फ ऊंचाई बचेगी, ऊंचाई बचे जाने का मतलब सिर्फ z बचेगा। ऊंचाई तो मैंने z माना है। सर, दाब ऊर्जा सेम इसी तरह से जब दाब ऊर्जा निकाली जाती है तो p अपॉन रो जी आता है। p अपॉन क्या आता है? रो जी। ये देखो, तो ये जो पहला वाला फॉर्म मैंने आपके सामने बनाया, ये कहां से आया है? सर, ये कहीं से नहीं आया, mgh होता है। सर, उसमें भी mg से भाग करा दिया तो सिर्फ z बचा। देख लो, तो पहला वाला फॉर्म सबको क्लियर हो गया। लेकिन मैं इस फॉर्म को दोबारा एक बार फिर से लिखूंगा ताकि आपको ये फॉर्म याद हो जाए, रटना ना पड़े, एक बार याद हो जाए। देखो फिर से, पर यूनिट वेट की एनर्जी निकालनी है तो पर यूनिट वेट की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा v स्क्वायर अपॉन 2g, पर यूनिट वेट की स्थितिज ऊर्जा सिर्फ z, पर यूनिट वेट की दाब ऊर्जा p अपॉन रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर, ये हमारी पर यूनिट वेट की ऊर्जा हो गई। सर, पर यूनिट मास की निकालनी है, आप कैसे निकालोगे? बराबर कांस्टेंट, तीनों ऊर्जाओं के योगफल कांस्टेंट। पर यूनिट मास की निकालनी है, कहना इसको बनाते समय आपने m इंटू जी से भाग कराया था, हाँ वेट से भाग कराया था, लेकिन मुझे तो पर यूनिट मास की बनानी है, मतलब सिर्फ नीचे द्रव्यमान से भाग कराना है। सर, क्या कह रहे हो? याला बनाते समय m इंटू जी से भाग करा दिया था, सॉरी भैया गलती हो रही, द्रव्यमान से भाग कराना था। सुधार लो गलती, कैसे सुधरेगी? कहना ऊपर वाले में mg से भाग कराना था सिर्फ m से, कैसे गलती सुधरेगी? अरे हाँ सर, g का मल्टीप्लाई कर दो, सब में g का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे g का मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g हो जाए, 2 आएगा, g का मल्टीप्लाई कर रहा है सब में,
जी जेड हो जाएगा प्लस का पी अपॉन रो शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने क्या किया है सर, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में जी का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिक नीचे केवल द्रव्यमान बचेगा। बताइए ठीक है सर। अगला वाला फॉर्म बताइए क्या बनाना है सर। अगला वाला फॉर्म बनाना है पर यूनिट वॉल्यूम का। सर पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब नीचे सिर्फ वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, तो हमें अलग से कुछ नहीं करना। सर पर यूनिट मास का मतलब है नीचे द्रव्यमान है, नीचे मास है। मास बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, यानी इसमें नीचे घनत्व गुणे आयतन से डिवाइड कराया होगा। लेकिन मुझे तो नीचे सिर्फ आयतन बनाना है, तो क्या करना चाहिए, घनत्व से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाली इक्वेशन में घनत्व यानी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस रो जी जेड हो जाएगा और प्लस पी बराबर कांस्टेंट। देखो तो इनमें से ये तीनों के तीनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये पहला वाला फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये तीनों फॉर्म बनाए कैसे जाते हैं वो मैंने आपको एकदम क्लियर किया। पर यूनिट वेट वाला फॉर्म कैसे बनाना है, पर यूनिट मास वाला कैसे बनाना है, पर यूनिट वॉल्यूम वाला कैसे बनाना है। पर यूनिट वेट वाला याद कर लो, वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड प्लस पी अपॉन रो जी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। पर यूनिट मास बनाने के लिए पहले जी का मल्टीप्लाई, पर यूनिट वॉल्यूम बनाने के लिए रो का मल्टीप्लाई, खेला खत्म। अब प्रश्न ये है कि सर इनके प्रत्येक टर्म का मात्रक क्या होना चाहिए। कई बार आता है जैसे वी स्क्वायर अपॉन 2g का मात्रक क्या होगा, पी अपॉन रो जी का मात्रक क्या होगा, हाफ रो वी स्क्वायर का मात्रक क्या होगा। तो आप मुझे बताइए ये क्या आपने लिखा है। सर ये एक्चुअली में है, ये जो टर्म लिखा है, अगर मैं पूछूं कि ये क्या लिखा है तो आप कहना ये लिखा हुआ है एनर्जी पर यूनिट वेट। नीचे वाला ये वाले सारे टर्म क्या है सर, ये वाले सारे टर्म है एनर्जी पर यूनिट मास। सर ये वाले सारे टर्म क्या है सर, इनको बोला जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझो बात को, तो सबके आगे एक वर्ड तो लगा है ना एनर्जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एनर्जी पर यूनिट वेट है। सर क्या बात है, ऊपर एनर्जी नीचे वेट। तो अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं कि बताइए इसके प्रत्येक टर्म का मात्रक क्या होना चाहिए, तो कहना एनर्जी का मात्रा न्यूटन मीटर, पर यूनिट वेट मतलब न्यूटन। सर इसके प्रत्येक टर्म का मात्रा बताइए क्या होना चाहिए, तो एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब ये है एनर्जी का मात्रक ऊपर और मास मतलब किलोग्राम का मात्रक नीचे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसके प्रत्येक टर्म का मात्रक पूछा जाए क्या होना चाहिए, तो न्यूटन मीटर ऊपर, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब नीचे। आ गया। इसके बाद आप थोड़ा फोकस कीजिए, फोकस ये कीजिए कि पहला वाला जो मात्रक था एनर्जी पर यूनिट वेट, उसका मात्रक आ रहा है न्यूटन मीटर पर न्यूटन। अगर ये पूरा कैंसिल कर दिया जाए ना, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर दिया जाए तो सिर्फ मीटर बचेगा, यानी वी स्क्वायर अपॉन 2g जेड और पी स्क्वायर पी अपॉन रो जी कि प्रत्येक टर्म का मात्रक सिर्फ मीटर बचेगा। क्लियर है। यही रीजन है कि वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड प्लस पी अपॉन रो जी को एक हेड कहते हैं, हेड सीड्स जिसको बोलते हैं, तो क्योंकि इसका मात्रक सर मीटर में आया है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए वी स्क्वायर अपॉन 2g को कौन सा हेड कहते हैं, फिर इसके बाद जेड को बताइए कौन सा हेड कहते हैं, और पी अपॉन रो जी को बताइए कौन सा हेड कहते हैं, सीड्स जिसको बोलते हैं। तो जब भी कभी आपसे बोला जाए कि बताइए वी स्क्वायर अपॉन 2g क्या है, तो आप इसे बोलेंगे कि सर वी स्क्वायर अपॉन 2g हमारा कहलाता है वेलोसिटी हेड, हिंदी में बोलते हैं इसको वेट सीड्स, वेलोसिटी हेड। जेड, सर जेड को बोला जाता है पोटेंशियल हेड, स्थैतिक सीड्स, पोटेंशियल हेड। और याद रखना पी अपॉन रो जी को क्या बोलते हैं सर, पी स्क्वायर अपॉन रो जी को बोला जाता है प्रेशर हेड। आपने इसको हेड क्यों बोला समझ में आया ना। तो वी स्क्वायर अपॉन 2g वेलोसिटी हेड होता है, जेड पोटेंशियल हेड होता है, और पी अपॉन रो जी क्या होता है सर, प्रेशर हेड होता है। टॉपिक में नोट डाउन कर लेना। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक दो नाम और बोलना सिखाता हूं, बोलना जरूरी है क्योंकि नहीं बोलना सीखोगे ना तो गलती कर दोगे। देखो जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ ये वी स्क्वायर हाफ रो वी स्क्वायर को क्या कहेंगे, मैं आपसे पूछूं हाफ रो वी स्क्वायर क्या कहेंगे, कहना। अगर मैं पूछूं हाफ रो वी स्क्वायर को क्या कहेंगे, कहना सर इसको बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रो जी जेड को क्या कहेंगे,
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सिर्फ पी टू क्या कहेंगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, समझो बात को। पी अपॉन रो टू क्या कहेंगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। सर पी अपॉन रो जी टू क्या कहेंगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सब ऊर्जाएं ही हैं, लेकिन आपको बोलते समय कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना है ये सीख लीजिए। मैंने आपसे पूछा वी स्क्वायर अपॉन 2g2 क्या कहेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। अरे समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ओके। और इनको सीड्स कहते हैं क्यों, क्योंकि इन सबके हर एक टर्म का मात्रक क्या है, इसका मीटर, और इसके हर एक टर्म का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम। आगे सॉल्व कर सकते हैं आप खुद। इसके हर एक टर्म का मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चेक कर लीजिए चाहे, है ना। चलिए, तो ये तुम्हारी बर्नौली की प्रमेय थी। अब प्रश्न ये आता है कि बर्नौली की प्रमेय सर कहां कहां यूज कर सकते हैं, यानी इसकी लिमिटेशन क्या है ये आदर्श द्रव के लिए होता है कि वास्तविक द्रव के लिए होता है, और क्या क्या लिमिटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग सुनिए। तो नेक्स्ट हेडिंग में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बर्नौली की प्रमेय यूज करने के क्या क्या लिमिटेशन है। तो भाई मेरे इस प्रमेय को यूज करने की पहली लिमिटेशन सुनिए कि जो द्रव है वो कैसा होना चाहिए, द्रव हमारा आदर्श होना चाहिए। कॉपी में लिखेंगे सब लोग, द्रव कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। आदर्श होगा मतलब जब भी कभी द्रव आदर्श होगा तभी बर्नौली की प्रमेय लगाई जा सकती है, वरना नहीं, है ना। आदर्श द्रव का क्या मतलब होता है, उसकी विस्कोसिटी, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी दोनों जीरो होनी चाहिए। जब विस्कोसिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी दोनों जीरो होती है तो ऐसे द्रव को क्या बोलते हैं सर, ऐसे द्रव को बोलते हैं आदर्श द्रव, तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, इस बात को याद रखना। दूसरा क्या है सर, दूसरा नियम पॉइंट ये होता है कि जो भी हमारा फ्लूइड है यानी द्रव है वो इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। द्रव कैसा होना चाहिए सर, द्रव इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं असंपीड होना चाहिए, असंपीड होना चाहिए, है ना। ऐसे असंपीड तो मैंने लिख ही दिया ना। द्रव आदर्श होना चाहिए, इसी में दोनों चीजें आ रही, विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए और कॉम्प्रेसिबिलिटी जीरो होनी चाहिए, दोनों चीजें आ रही, है ना, दोनों चीजें इसी में आ रही। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट सुनिए, जो भी सर द्रव होना चाहिए ना, उसका जो फ्लो होना चाहिए वो हमारा फ्लो होना चाहिए, कह सकते हो कि देखो तीन तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है स्टडी, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जो फ्लो होना चाहिए वो स्टडी फ्लो होना चाहिए। तो याद रखना, फ्लो कैसा होना चाहिए द्रव का सर, फ्लो होना चाहिए स्टडी फ्लो होना चाहिए। क्या मतलब होता है सर स्टडी फ्लो का? स्टडी फ्लो का मतलब ये होता है सर कि पाइपलाइन के किसी एक सेक्शन पे अगर वेलोसिटी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है तो इस सेक्शन पे प्रत्येक पार्टिकल की वेलोसिटी का मान 10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो यही हमारा कहलाता है कौन सा फ्लो सर, इसे बोला जाता है स्टडी फ्लो, याद रखिएगा। तो ये हमारा फ्लो स्टडी, तो ये हमारी बर्नौली प्रमेय को यूज करने की लिमिटेशन है। सबसे मेन जो लिमिटेशन है वो यही होती है कि द्रव आदर्श होना चाहिए, अगर द्रव आइडियल है तभी आप बर्नौली प्रमेय लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगा सकते, इस बात को याद रखिए। सर बर्नौली प्रमेय के उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं बर्नौली प्रमेय के उदाहरण, और इसमें से सबसे ज्यादा उदाहरण पूछा जाता है ये दूसरा वाला, तेज हवा में छत की टीन का उड़ जाना। तेज हवा में छत की टीन का उड़ जाना बच्चा, ये हमारा किस पर काम करता है, बर्नौली प्रमेय पर काम करता है। प्रश्न ये है कि कैसे, प्रश्न ये है कि तेज हवा में टीन कैसे उड़ जाती है। बाकी और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना हो गया, मैग्नेस प्रभाव हो गया है, गहरे जल का शांत रहना हो गया, वेंचुरी मीटर, फिल्टर पंप है, फिटॉट ट्यूब, ऑर्फिस मीटर, ये सारा का सारा किस पे काम करता है, ये सारा का सारा काम करता है बर्नौली प्रमेय पे। बट अभी भी प्रश्न माइंड में है कि तेज हवा का टीन में उड़ जाना ये होता किस वजह से। मैग्नेस प्रभाव का मतलब होता है कि बॉल को ऐसे घुमा दीजिए तो बॉल हवा में ही स्विंग कर जाए, मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं इसको। सर ये सब कैसे होता है, पॉसिबल कैसे है ये सब, मुझे बताइए सब। तो मैं टीन का उड़ जाना समझा देता हूं, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए कि ये रहा आपका घर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये रहा आपका घर, और इस घर के ऊपर ये पड़ी हुई है टीन,
बेटा पढ़ी हो टीन। तो जब भी कभी बच्चा तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है, तेज हवा चलने का मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। तो तेज हवा चलने पर क्या होता है, ये जो टीन है सर ये उड़ जाती है। ध्यान रखना, तेज हवा चलने पर ये टीन क्या हो जाती है सर, टीन तुम्हारी उड़ जाती है। बट कैसे, हाँ अब सुनो ध्यान से। यहां पर बर्नौली थ्योरम में ये बात बोली गई थी कि सर जो आपकी तीन तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या प्रेशर एनर्जी मान लो, या फिर आप ऐसे मानो काइनेटिक एनर्जी यानी V²/2g, दूसरा तुम्हारा प्रेशर एनर्जी P/ρg, और प्लस जेड, और जेड को क्या बोलते हैं, कहना जेड को बोला जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने फॉर्म पर यूनिट वेट का लिखा। मान लीजिए इन्होंने कहा कि बर्नौली थ्योरम के अनुसार ये तीनों की तीनों ऊर्जाओं का योगफल कांस्टेंट होना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को पूरी तरह से कांस्टेंट मान लूं, मतलब इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी श्योर एकदम। फिर कहीं पर अगर वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो सर वहां पर प्रेशर ऊर्जा घट जाएगी। तो आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, बर्नौली थ्योरम के अनुसार जिस पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ जाती है उस पॉइंट पे प्रेशर कम हो जाता है। सर जिस पॉइंट पे वेलोसिटी कम हो जाती है उस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाता है। ये बर्नौली थ्योरम का सबसे खास पॉइंट है। अब देखिए पहाड़ों में चले जाइए, तो पहाड़ों में चले जाने पर जो हवा है ना उसकी स्पीड बढ़ जाती है, हवा तेज चलने लगती है। पहाड़ों में जाइए तो पहाड़ों में जाने पर हवा तेज हो जाती है, इसलिए पहाड़ों में जाने पर हवा का दाब कम हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लगाना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर, बहुत ध्यान सुनना, तेज हवा चल रही है यानी अगर आंधी आ रही है, तो आंधी आते समय क्या होगा सर, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा मेरे दोस्त। सर ठीक है सर, कमरे के अंदर क्या होगा, कहना कमरे के अंदर सर वेलोसिटी कम होगी। कमरे के अंदर वेलोसिटी कम होगी तो कमरे के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। अब एक तरफ ज्यादा प्रेशर है, एक तरफ कम प्रेशर है, कमरे के अंदर ज्यादा प्रेशर है और कमरे के बाहर कम प्रेशर है अकॉर्डिंग टू दिस। तो बताइए जो भी हमारी हवा होती है वो हाई प्रेशर से कहां जाती है, लो प्रेशर। तो कमरे के अंदर की हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना चाहेगी। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी तो टीन को उखाड़ देगी, नट बोल्ट जितने लगे सब तोड़ देगी और टीन इस तरीके से हवा के साथ उड़ जाएगी। समझो बात को? तो हवा के साथ उड़ जाने का जो इफेक्ट होता है वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होता है। बर्नौली की थ्योरम में ध्यान रखना, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम, जहां वेलोसिटी कम वहीं प्रेशर ज्यादा। और भी एग्जांपल देखिए, गहरा जल हमेशा शांत रहता है। क्यों? होता क्या है कि जब भी कभी हम लोग गहराई में जाते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि गहरे जल में जाते समय वेलोसिटी कम होती है। आप कभी नदी में नीचे साइड जाइए, गहराई में जाइए, वेलोसिटी कम होगी। सर जब हम गहराई में जाते हैं तो गहराई में जाते समय प्रेशर बढ़ जाता है और जहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा वहां पर वेलोसिटी कम हो जाएगी। देख लो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप जो सर बर्नौली थ्योरम में समझा रहे थे वो हमारा पूरी तरीके से सही है। ओके, तो यहां से हमारा कह सकते हो बर्नौली की थ्योरम खत्म हो जाता है और कह सकते हो इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए। चलिए, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चा, वो नेक्स्ट हेडिंग है अवृत्तता का सिद्धांत। इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं, अवृत्तता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना यह है क्या, बड़े कायदे में साथ सुनिएगा। अवृत्तता के सिद्धांत में क्या बात बोली गई, इन्होंने ये बोला कि सर अगर मेरे पास कोई पाइपलाइन है, जैसे कि मैं यहां पर एक पाइपलाइन बना दूं जिसका एरिया डिफरेंट है, मतलब कहीं का एरिया कुछ और है, दूसरे का एरिया कुछ और है ना। तो ये मेरे पास एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन को मैंने इधर बोला 1 सेक्शन, ये हमारा क्या है, तो इसको मैंने बोला अपनी तरफ से 1 सेक्शन, ये मेरा 1 सेक्शन हो गया। ये क्या है सर, ये 2 सेक्शन हो गया। 1 सेक्शन 2 सेक्शन। फिर मैंने ये बोला कि बच्चा 1 सेक्शन पे वेलोसिटी को मैंने v1 मान लिया और 2 सेक्शन पे वेलोसिटी को मैंने v2 मान लिया। साथ साथ 1 सेक्शन का जो एरिया है उसे a1 मान लिया और 2 सेक्शन का एरिया a2 मान लिया। तो अवृत्तता के सिद्धांत में ये बोला गया कि देखो सर, जब भी कभी किसी पाइपलाइन में कोई द्रव बहता है, जब भी कभी किसी पाइपलाइन में कोई द्रव बहता है तो याद रखिएगा
उसके एरिया और वेलोसिटी का गुणनफल कांस्टेंट होता है। उसके एरिया और वेलोसिटी का गुणनफल कैसा रहता है? कांस्टेंट। याद रखिएगा। तो जब भी कभी किसी पाइपलाइन में कोई द्रव बहेगा तो उसके एरिया और वेलोसिटी का जो गुणनफल होगा सर, वो गुणनफल हमारा कांस्टेंट रहेगा। देख लो, अर्थात क्या? अर्थात कि अगर कहीं पर एरिया घट जाए तो याद रखना उस सेक्शन पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर कहीं पर एरिया बढ़ जाए तो मेरे भाई उस सेक्शन पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये कह सकते हो, इसका कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए मेरे पास एरिया घट के छोटा हो गया तो वहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, एरिया घट के बड़ा हो गया सर, वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सर ये तो चलो समझ में आ गया। अब इसके बाद कर इसमें जो है ना एक काम और कर सकते हैं, जो a इंटू वी का गुणनफल कांस्टेंट है। अगर मैं 1-2 वाला फॉर्मूला बनाऊं तो मैं कह सकता हूं a1v1 बराबर a2v2। 1-2 वाला फॉर्मूला बनाया जाए तो आप कह सकते हो a1v1 बराबर a2v2, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन कई बार एक और चीज होती है बच्चा, वो भी मैं बताऊं, कई बार ये एरिया की जगह पे पाई इंटू आर स्क्वायर भी खोल देता है। तो मेरे भाई अगर एरिया की जगह पे पाई इंटू R1 स्क्वायर, A2 की जगह पे पाई इंटू R2 स्क्वायर, R1 R2 रेडियस है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि R1 स्क्वायर इंटू V1 बराबर R2 स्क्वायर इंटू V2। R1 स्क्वायर इंटू V1 बराबर R2 स्क्वायर इंटू V2। ये भी कई बार फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कह सकते हो अवरत्ता का सिद्धांत है। मैं पढ़ देता हूं एक बार। किसी पाइपलाइन में बहने वाले द्रव के लिए क्षेत्रफल और उसके वेग का गुणनफल नियत रहता है। क्षेत्रफल कम होगा, ऑटोमेटिक वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? अब यहां से बहुत खास पॉइंट पूछा जाता है, वो खास पॉइंट भी सुनिए। क्वेश्चन आता है कि अवरत्ता का सिद्धांत बताइए जरा किस कंजर्वेशन पे, किसके संरक्षण पे काम करता है? तो याद रखना, जो हमारा अवरत्ता का सिद्धांत है बच्चा, वो द्रव्यमान संरक्षण पर कार्य करता है। वो किस पर कार्य करता है? कहना वो कार्य करता है सर द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे कौन सा कह सकते हो नियम काम करता है? अवरत्ता का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का यहाँ लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जितना पानी, जितना द्रव्यमान अंदर जाएगा सर, उतना ही द्रव्यमान बाहर आएगा। इसलिए बोलते हैं कि अवरत्ता का सिद्धांत किस पर काम करता है? द्रव्यमान संरक्षण पर काम करता है। बोलो, बात सब तो क्लियर है ना? अब जैसे ही आपने अवरत्ता का सिद्धांत पढ़ा तो मुझे एक यहां पर आपको वो बताना पड़ेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में इसी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से सुनना सब लोग। अगर मैं आपके सामने एक पाइपलाइन इस तरीके से बनाऊं, ये पहली इस तरह से मैंने एक पाइपलाइन बनाई, ये देखिए। ओके, तो इस तरह से देखिए मैंने एक पाइपलाइन बना दी, ये देखिए। और इस पाइपलाइन का एरिया आप देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग है, और अलग अलग जगह पे मैंने 3 सेक्शन ले लिए। ये मैंने 3 सेक्शन मान लिए, है ना? तो ये मेरी पाइपलाइन थी, और इस पाइपलाइन पे मैंने कितने सेक्शन मान लिए सर? 3 सेक्शन मान लिए, 1 2 3। तो तुमसे ये बोला जाएगा कि अगर इस पाइपलाइन के लिए इस सेक्शन पे वेलोसिटी V1 मान ली जाए, V3, इस सेक्शन पे वेलोसिटी V2 मान लिया जाए, और इस सेक्शन पे वेलोसिटी V1 मान ली जाए। साथ साथ इस सेक्शन पे प्रेशर P1 मान लिया जाए, इस सेक्शन पे प्रेशर P2 मान लिया जाए, और इस सेक्शन पे प्रेशर P3 मान लिया जाए। तो तुमसे एग्जाम में ये पूछा जाता है मेरे दोस्त कि बताइए P1 P2 P3 में कौन ज्यादा होगा? P1 P2 P3 में कौन ज्यादा होगा? ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए, तो कैसे बताया जाएगा सर? बड़े आराम से बताइए। देखिए, तुम्हें एक बात एकदम क्लियर है कि जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा हो। तो एरिया ऐसे देखिए कम होता जा रहा है ना, तो V1 V2 V3 में से अगर कोई पूछे कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कहना V3 ज्यादा होगा, उससे कम V2 होगा, उससे कम V1 होगा। V3 V2 V1 में से V3 ज्यादा, उससे कम V2, उससे कम V1। फिर याद करो बर्नौली प्रमेय में ये बोला गया था कि सर देखो जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है सर वहां पर प्रेशर कम होता है। बर्नौली प्रमेय में ये बोला गया था, ये देखिए कार्य बर्नौली प्रमेय, ये देखिए जहां पर वेलोसिटी ज्यादा, दैट मीन जहां पर गतिज ऊर्जा ज्यादा, वहां पर प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। जहां पर गतिज ऊर्जा ज्यादा वहां पर प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। इसका मतलब ये कि सर जहां पर वेलोसिटी ज्यादा वहां पर प्रेशर कम, है ना? तो इससे ज्यादा प्रेशर P2 होगा, इससे ज्यादा प्रेशर P1 होगा।
तो अगर तुम्हें इस तरीके का कोई सिस्टम या कोई पाइपलाइन दे दी जाए और तुमसे बोला जाए वेलोसिटी v1 v2 v3 में, प्रेशर p1 p2 p3 में, बताइए सही संबंध क्या है। तो सही संबंध बताने के लिए आप डायरेक्ट ये लगाइए, खेला खत्म। ठीक है, चलिए ये तो बात समझ में आ रही। अब यहीं से तुम्हें एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए, अवृत्तता के सिद्धांत की लिमिटेशन क्या है, मतलब कौन कौन सी वो लिमिटेशन है जो तुम्हारे अवृत्तता के सिद्धांत में लगेगी, अर्थात a1 v1 बराबर a2 v2 लगाने के लिए कौन कौन सी लिमिटेशन है। तो a1 बराबर a2 v2 लगाने के लिए सबसे पहली लिमिटेशन सुनिए। पहली लिमिटेशन होती है कि सर जो भी द्रव है जब वो बहे तो उस द्रव की डेंसिटी नहीं बदलनी चाहिए, समझो बात को। अर्थात यहां पर अगर डेंसिटी ρ1 है और यहां पर डेंसिटी ρ2 है तो ρ1 ρ2 के मान बराबर होने चाहिए है। हाँ, तो सबसे पहली लिमिटेशन होती है कि द्रव हमारा कैसा होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। द्रव कैसा होना चाहिए सर, द्रव इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, अर्थात ρ1 बराबर ρ2 होना चाहिए, अर्थात ρ1 बराबर ρ2 होना चाहिए। ये अवृत्तता के सिद्धांत के अप्लाई होने की सबसे पहली शर्त है। दूसरी शर्त सुनिए, दूसरी शर्त यह है कि फ्लो हमारा स्टडी होना चाहिए। फ्लो कैसा होना चाहिए सर, फ्लो होना चाहिए स्टडी। स्टडी फ्लो का क्या मतलब होता है सर, स्टडी फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस वन सेक्शन पे वेलोसिटी v1 कहा है तो पहले पार्टिकल की अगर वेलोसिटी, भाई ऐसे तो ढेर सारे पार्टिकल आ रहे होंगे द्रव के, तो अगर पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है तो दूसरे वाले पार्टिकल की भी v1 रहे, यानी किसी सेक्शन से निकलने वाले सभी पार्टिकल की वेलोसिटी समान होनी चाहिए। ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्टडी फ्लो। समझो बात को, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और तीसरी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए सर, तीसरी लिमिटेशन होनी चाहिए नो ब्रांचिंग। पाइप में किसी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, पाइप में किसी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, जब कोई ब्रांचिंग नहीं होती तभी आप अवृत्तता के सिद्धांत लगा सकते हो, अन्यथा नहीं। आप खुद सोचो, अगर यहां से एक नया पाइप जोड़ के ऐसे पानी को बाहर निकाल लिया जाता तो क्या जितना पानी बाहर निकल रहा है तो क्या उतना पानी यहां से बाहर निकलता? कहते नहीं, क्योंकि बीच में पाइप लगा है। तो पाइप में ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पाइप में ब्रांचिंग है तो आप a1 v1 बराबर a2 v2 को नहीं लगा सकते। पाइप में सर ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक सर, तो ये जो तीन लिमिटेशन मैंने बताई, एक तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, दूसरा फ्लो स्टडी होना चाहिए, तीसरा नो ब्रांचिंग, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये होता है कि सर ठीक है सर, मान लीजिए अगर ब्रांचिंग आ रही सवाल में तो क्या सवाल सॉल्व नहीं होगा? हो सकता है, हो जाएगा। अरे तो पहले आप मुझे ये बताइए, इतनी हेडिंग, इतनी डेफिनेशन, इतनी कॉन्सेप्ट में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखिए। अब मान लीजिए अगर आपने कहा कि सर पाइप में ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं ब्रांचिंग हो रही, तो क्या करोगे? तो क्या सवाल सॉल्व नहीं होगा? जैसे कि ये ब्रांचिंग वाला एक क्वेश्चन है ना, जब पाइप में क्या हो जाए सर, जब पाइप में ब्रांचिंग हो जाए, जब पाइप में क्या हो जाए ब्रांचिंग, तो याद रखिएगा जब भी कभी पाइप में ब्रांचिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने दो पाइप दिखाए, एक ये, लेकिन ये दोनों पाइप आपस में मिलकर एक तीसरे पाइप का निर्माण कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे सवाल आ गया, ब्रांचिंग वाला सवाल आ गया, और साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहां से एक पानी का डिस्चार्ज, पानी का विसर्जन अंदर आ रहा है Q1, यहां से भी पानी का विसर्जन Q2 अंदर आ रहा है, और फाइनली तीसरे पाइप से पानी का विसर्जन बाहर हो जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद आपको ये समझाऊंगा ये हेडिंग। सर Q2 बोला जाता है विसर्जन, अगर मैं पूछूं Q क्या है, Q2 बोला जाता है विसर्जन। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज। Q क्या है सर? Q है डिस्चार्ज, विसर्जन। यहां से पानी आया सर, यहां से पानी दिया आया और वहां से दिया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी हमारा विसर्जन है, पहले वाले पाइपलाइन से Q1 एंट्री किया है, Q2 एंट्री किया है, और बाहर में एग्जिट क्या किया है Q3। चेक कीजिए, Q1 एंट्री किया है, Q2 एंट्री किया है, और बताइए बाद में एग्जिट क्या किया है सर? एग्जिट किया है, देखिए Q3। अब करना कुछ नहीं है, पहले वाले पाइपलाइन का एरिया और पहले वाले पाइपलाइन पे वेलोसिटी v1,
भाई डिस्चार्ज क्यू क्या होता है सर? डिस्चार्ज क्यू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर डिस्चार्ज क्यू एरिया इंटू वेलोसिटी है तो पहले वाले पाइप Q1 की जगह A1 V1 कर दो। सेम तरीके से Q2 की जगह A2 V2 कर दीजिए। सेम तरीके से Q3 की जगह A3 V3 कर दीजिए। बस तो अगर आप Q1 की जगह, क्योंकि पानी आया है ना, तो Q1 की जगह क्या करना पड़ेगा? A1 V1, Q2 की जगह क्या करना पड़ेगा? A2 V2, और जो पानी बाहर निकला सर उसकी जगह करना पड़ेगा A3 V3। ये देखिए A3 V3। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी पाइप जिसमें ब्रांचिंग हो रही है आप इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब ये जो आपके पास 6 डेटा है A1 A2 A3 के, V1 V2 V3 के, तो इन 6 में से 5 डेटा बताकर 6वां डेटा तुमसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा इस बात को। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये भी हो जाएगा आराम से सॉल्व, कोई भी न्यूमेरिकल बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि किसी पाइप के दो अलग अलग सेक्शन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। इन्होंने ये बोला है कि मेरे पास कोई पाइप है और उस पाइप की त्रिज्या का अनुपात डेट मीन्स R1/R2 का जो रेशियो है वो कितना बोला जा रहा है? 2:3। मैं सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं सवाल का, याद रखिएगा ये सोल्यूशन है। सर इन्होंने बोला है रेडियस का अनुपात 2:3 है। फिर इसके बाद बोला जा रहा है पहले सेक्शन पर वेट 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी V1 बराबर बोल दिया गया है 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सर V1 बराबर है। तो तुमसे बोला जा रहा है कि दूसरे सेक्शन पे वेलोसिटी डेट मीन्स V2 बताइए। क्या नहीं निकल आएगा? अरे बड़े आराम से निकल आएगा। कैसे निकलेगा सर? आपने ही तो कहा था, सर आपने कहा था कि सोल्यूशन के लिए एरिया और वेलोसिटी का गुणनफल कांस्टेंट होता है, बताइए कहा था ना। बट एरिया की जगह पे पाई इंटू आर स्क्वायर कर दो। पाई तो तुम्हारा कांस्टेंट है, इसलिए आर स्क्वायर V1 बराबर R2 स्क्वायर V2। सर ऐसा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। R1 की वैल्यू 2 पुट कीजिए, R2 की वैल्यू 3 पुट कीजिए, 2 और 3 तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू V1। V1 कितना है? V1 कितना है? 36। R2 का मान 3 पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 इंटू V2। फाइनली आप यहां से देखिए V2 का मान बता सकते हो कितना हो जाएगा। तो 9 चौको 36, 4 चौको 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये तुम्हारे प्रश्न का सही आंसर होगा। बताइए तो कैसे सवाल को सॉल्व किया गया आप लोग देख लीजिए। तो बच्चा यहां से हम लोगों का ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स चल रहा था इसका लेक्चर नंबर 1 खत्म हो जाता है। इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया, एक तो बर्नौली थ्योरम पढ़ाई, और बर्नौली थ्योरम के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? अवृत्तता का सिद्धांत और उसके एप्लीकेशन पढ़ाए। ठीक है, लेक्चर को कंप्लीट देखिए। बगल में रेटिन है, रेटिन जरूर कीजिए। साथ साथ बगल में जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी इस क्लास की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।